नमस्कार दोस्तों, 4 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लक्षद्वीप के कुछ फोटोज डालते हैं। हालांकि इन फोटोज में मालदीव्स की सरकार का कोई जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन मालदीव्स की सरकार में बैठे हुए कुछ पॉलिटिशियन इन फोटोज पर कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि सालों पुरानी दोस्ती दोनों देशों के बीच आज खतरे में आ जाती है। कुछ ही दिनों में हालात इतने सीरियस हो जाते हैं कि सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चलने लगता है। मालदीव्स की सरकार के 3 मिनिस्टर्स जिनकी वजह से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, यह है मारियम श्यूना, मालशा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम मजीद। इन्होंने जो कमेंट्स किया इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, मानो ऐसा लगता हो इनसिक्योरिटी की वजह से किया हो। इनका मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा है लक्षद्वीप को मालदीव से भिड़ाने का। लेकिन इन कमेंट्स में कई पर्सनल अटैक्स भी किए गए। मारियम ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को इजरायल का पपेट कहा। उनके कलीग ने कहा कि लक्षद्वीप की फोटोज मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री को चैलेंज करने के लिए खींची गई और महजूम मजीद ने तो इंडियंस को स्टीरियोटाइप करके इंडिया के खिलाफ ही कमेंट करने लग गए। इन्होंने ओपन यूरिनेशन के विजुअल शेयर कर कहा कि इंडियन कल्चर सोशल मीडिया पर सबकी वजह से पूरी एक लड़ाई, जब इंडियंस ने यह कहना शुरू किया कि वह अपनी मालदीव्स की होटल और फ्लाइट बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। मालदीव्स की सरकार को इसकी सीरियसनेस समझ में आई और मालदीव्स की फॉरेन मिनिस्ट्री ने फिर कहा कि जो ओपिनियन यहाँ पर उनके मिनिस्टर्स ने एक्सप्रेस किए हैं वो उनके पर्सनल ओपिनियन है और मालदीव्स की सरकार के व्यूज को यह रिप्रेजेंट नहीं करते। बाद में उनकी सरकार ने इन 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन बात यहाँ पर दोस्तों सिर्फ मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप की नहीं है, सिर्फ इस सोशल मीडिया लड़ाई की नहीं है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे छुपी है एक नफरत की पॉलिटिक्स, एक जियोपॉलिटिकल एजेंडा जिसकी वजह से यह सब हुआ है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। यह एक बात तो आप सब जानते ही होंगे कि मालदीव्स एक बहुत ही छोटा सा देश है। इस पूरी कंट्री की पॉपुलेशन सिर्फ 5 लाख लोगों के आसपास है। यह देश 1000 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है, लेकिन इन 1000 आइलैंड में सिर्फ 200 के करीब आइलैंड ही इनहेबिटेड है जहां पर इंसान रहते हैं। लेकिन इन 200 में से ज्यादा 150 से ज्यादा आइलैंड्स रिजॉर्ट आइलैंड्स है, यानी प्राइवेट कंपनीज को बेचे जा चुके हैं। वे कंपनीज अपने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स खोल रही है। जाहिर सी बात है पूरा देश टूरिज्म पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। पूरी कंट्री का 28% जीडीपी टूरिज्म पर डिपेंड करता है और 90% सरकार के पास जो टैक्स का रेवेन्यू आ रहा है वह इंपोर्ट ड्यूटीज और टूरिज्म रिलेटेड टैक्स से आता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पर इंडिया नंबर 1 देश है। अगर मालदीव्स में आने वाले टूरिस्ट की संख्या देखोगे तो 2023 में 2 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स घूमने गए। उनमें से 17,50,000 टूरिस्ट इस साल मालदीव्स में आए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक साल में 5 लाख की पॉपुलेशन के देश में 17 लाख से अधिक टूरिस्ट आ रहे हैं। भारत और मालदीव्स का रिश्ता टूरिज्म से कहीं ज्यादा और गहरा है। सालों से इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक एलाइज रहे हैं और दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन भी देखने को मिला। इंडिया ने सागार जैसे इनिशिएटिव में एक स्पेशल रोल निभाया है। सागार का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। 2008 के आसपास इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया ने श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से अपने रिलेशंस को बढ़ाया। मालदीव्स के आइलैंड पर करीब 77 इंडियन मिलिट्री के ऑफिसर्स और जवान भी प्रेजेंट है
और साथ ही साथ 2010 और 2015 में मालदीव्स को 2 ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स भी इंडिया ने डोनेट किए थे। इस मिलिट्री प्रेजेंस और हेलीकॉप्टर देने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज में मदद करना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करना, एक से दूसरे आइलैंड तक मेडिकल पेशेंट की एयरलिफ्टिंग करवाना। लेकिन इसके अलावा इंडिया की वॉरशिप्स मालदीव्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी पेट्रोल करती है। यह मालदीव्स के आसपास का समुद्र है, जहां पर टेररिज्म को रोकने और इलीगल एक्टिविटी को प्रिवेंट करने का काम किया जाता है, और यह करने के लिए मालदीव्स ने ही इंडिया से रिक्वेस्ट किया था। साल 2009 में जब मालदीव्स की सरकार को खतरा था कि देश में टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, तो उन्होंने इंडिया से मदद मांगी थी। क्योंकि उनके पास मिलिट्री एसेट्स और सर्विलेंस की कैपेबिलिटीज नहीं थी, लेकिन यही मदद और इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव्स की पॉलिटिक्स में पिछले कुछ सालों से कंट्रोवर्सी का एक बड़ा मुद्दा बन गई है। मालदीव्स की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसके फेवर में बिल्कुल नहीं है और चाहती है कि इंडिया अपनी मिलिट्री वापस ले जाए। इनफैक्ट मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू और उनकी पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस इंडिया आउट के मुद्दे पर इलेक्शन लड़कर सत्ता में आए थे। यह समझने के लिए हमें थोड़ी सी मालदीव्स की पॉलिटिक्स पर नजर डालनी होगी। करीब 30 सालों तक इनका पूरा देश डिक्टेटरशिप के अंडर रहा था। यह सिर्फ साल 2008 में ही था कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया और इनके देश में एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का सिस्टम आया। उस साल 2008 में जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाई गई, उसमें मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई। इसे शॉर्ट में कहा जा सकता है एमडीपी, और इनके नए प्रेसिडेंट बने मोहम्मद नशीद। यह अपने आप में पहले 4 सालों तक काफी सक्सेसफुल प्रेसिडेंट रहे थे। क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर अवेयरनेस फैलाई, मालदीव्स के पूरे देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की प्लेज करी और उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया फर्स्ट की थी। इनकी टर्म के दौरान इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे के काफी करीब आए और जैसा हमने बताया 2009 में इन्हीं के कहने पर इंडिया ने मालदीव्स को मिलिट्री इक्विपमेंट डोनेट की। लेकिन 2012 में वहां पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलती है और अगले साल 2013 में जब नए इलेक्शंस होते हैं तो एक नई पार्टी पावर में आती है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। पीपीएम के नए प्रेसिडेंट बनते हैं अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम और पार्टी बदलते ही देश की फॉरेन पॉलिसी भी बदल जाती है। यह नई पार्टी इंडिया की काफी खिलाफ थी। 2016 में उनकी नई सरकार यह भी कहती है कि यह जो 2 हेलीकॉप्टर आपने हमें गिफ्ट किए हैं, इन्हें वापस ले लो। इंडिया से दूर होकर यामीन की सरकार चीन के ज्यादा करीब आती है। चीनी कंपनियों को मालदीव्स के आइलैंड्स में बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं और इसी बीच मालदीव्स चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा बन जाता है। यह एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें चीन दुनिया के अलग-अलग देश में सड़कें और रेलवे बनाते हुए बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा खर्च करना चाहता है। चीन ऐसा एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए करता है। ज्यादातर चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट की जो लोन टर्म्स वो काफी अनसस्टेनेबल थी, इसकी वजह से बहुत से देश चीन के सामने कर्ज में डूबते हैं। मालदीव्स खुद $1.5 बिलियन चीन से बोरो करता है। इस सरकार की वजह से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस कमजोर होते हैं और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी इस एरिया में वह भी कमजोर होने लगती है। लेकिन 2018 में जब अगली इलेक्शंस होती है, एक बार फिर से पार्टी बदलती है और देश की फॉरेन पॉलिसी बदलती है। 2018 में एमडीपी पार्टी के इब्राहिम मोहम्मद सोली नए प्रेसिडेंट बनते हैं और सबसे पहले यह काम करते हैं कि वह जो इंडियन हेलीकॉप्टर को वापस भेजने को कहा गया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देते हैं और कहते हैं कि उन हेलीकॉप्टर को यही रखो।
एक बार फिर से इंडिया फर्स्ट की स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। इंडिया भी मालदीव सरकार को बिलियंस ऑफ डॉलर देकर मदद करता है ताकि पिछले सरकार में जो कर्ज आया था उससे देश को बाहर निकाला जा सके। कोविड महामारी के दौरान इंडिया मालदीव्स को वैक्सीन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एक चीज यह भी ध्यान देने वाली है कि जब मालदीव्स में डेमोक्रेसी नहीं आई थी और जो 30 साल की डिक्टेटरशिप चल रही थी उसमें भी इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन बहुत अच्छे हुआ करते थे। जैसे कि 1995 में इंडिया ने मालदीव्स में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनवाया जो आज तक का देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 2020 के समय पर वापस आए तो इनकी नई एमडीपी की सरकार इंडिया फर्स्ट सेंटिमेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही एंथुजियास्ट थी और मालदीव्स के बीच बहुत से बायलेट एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। मेरी टाइम कनेक्टिविटी के लिए इंडिया $500 मिलियन ग्रांट्स देता है या एक्सपर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा $800 मिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है। इंडिया फर्स्ट प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से पूरे देश में इंडिया आउट के सेंटीमेंट के तौर पर एक अंडरकरंट भी फैल रहा था। अपोजिशन में बैठे पॉलिटिशियन कह रहे थे कि सरकार का इंडियन सरकार के साथ कुछ ज्यादा ही याराना लगता है। 2021 तक कई जर्नलिस्ट आर्टिकल्स लिखे जा चुके थे और सोशल मीडिया पर बहुत सी पोस्ट करी जा चुकी थी जो ओपनली क्रिटिसाइज कर रही थी इंडिया को और कई मायनों में इंडिया को डिग्रेड भी कर रही थी। पॉलिटिशियन के द्वारा भड़काऊ भाषण भी दिए जा रहे थे कि कैसे इंडिया की प्रेजेंस को इन आइलैंड से खत्म करना है। यह सब होता देखकर इंडियन हाई कमीशन जो मालदीव्स में है वह मालदीव्स की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को लिखती है कहकर कि जो आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पोस्ट लिखी जा रही है वह हमारी डिग्निटी को अटैक कर रही है, उसको लेकर कुछ करो। और यह जो लेटर होता है यह मालदीव्स के मीडिया में लीक हो जाता है। 2 जुलाई 2021 को एमडीपी की सरकार इंडिया से ऑफिशियली माफी मांगती है और वह चिंता जताती है कि कुछ लोग जो मीडिया और सोशल मीडिया पर मालदीव्स एंड इंडिया के बीच नफरत फैला रहे हैं वह गलत है। यहाँ पर एक लोकल न्यूज पब्लिकेशन धियारेस का मेंशन किया जाता है और उनके को फाउंडर अहमद अजान विशेष रूप से पॉइंट आउट करते हुए कि ये ऐसे लोग हैं जो एंटी इंडिया नफरत फैलाते हैं। अहमद अजान इंडिया आउट के नारों को लेकर बयान देते हुए कहते हैं कि इंडिया आउट कैंपेन का मतलब यह नहीं कि हम मालदीव से इंडियन को बाहर करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इंडियन हमारे देश में सुरक्षित रहे, लेकिन इंडिया आउट का मतलब है कि हम इंडियन मिलिट्री को देश से बाहर करना चाहते हैं। जो भी लोग इंडिया आउट कैंपेन का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियन के खिलाफ थ्रेट्स देने के लिए और इंडियन के खिलाफ अटैक्स करने के लिए, वह गलत है। यह कहते हैं कि यह हमारी सिर्फ एक इश्यू बेस्ड मूवमेंट है, तो बात यहाँ पर यह आती है कि अगर यह एक इश्यू बेस्ड मूवमेंट है तो इनके इश्यूज क्या है। इनके अपोजिशन में बैठे पॉलिटिशियंस का कहना है कि जो एग्रीमेंट्स एमडीपी की सरकार ने इंडिया के साथ की है वह काफी कॉन्फिडेंशियल है और उनकी डिटेल्स जनता के सामने दिखाई नहीं जा रही। उस वक्त की इनकी अपोजिशन पार्टी पीपीएम के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शरीफ का कहना था कि अगर एग्रीमेंट की डिटेल्स देश के सामने नहीं रखी जाएगी तो यह डेमोक्रेसी का वायलेशन है। हमारी सरकार यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का बहाना देखकर डिटेल्स को छुपा नहीं सकते। इन्होंने मालदीव्स में उथुरुथिला फाल्हू आइलैंड पर हो रहे एक हार्बर प्रोजेक्ट का एक एग्जाम्पल दिया। फरवरी 2021 में भारत और मालदीव के बीच एक जॉइंट डिफेंस एक्शन प्लान साइन किया गया था, जहां पर इंडिया का काम था इस कोस्ट गार्ड के हार्बर को डेवलप करना और मेंटेन करना। लीक हुए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि इस एग्रीमेंट के अनुसार इंडियन मिलिट्री यहां पर कई दशकों तक रह सकती थी और उनके पास इस पूरी फैसिलिटी के एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। तो कई मालदीवियन लोग इस बात को सुनकर जेन्युइनली नाराज थे।
जो लोग इंडिया आउट की कैंपेन को सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे वह भी अपोजिशन को सपोर्ट करने लगे और इसी की वजह से 2023 में जब अगला इलेक्शन होता है तो फिर से सत्ता पलटती है और उनकी पीपीएम पार्टी जो अपोजिशन में बैठी थी वह फिर से सत्ता में आ जाती। इस बार इस पीपीएम पार्टी ने सत्ता में रहने के लिए पीएनसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और 30 सितंबर 2023 को पीएनसी पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। और यही पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग इंडिया आउट के मुद्दे पर की थी आज पावर में है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि अगर उनकी पिछली एमडीपी की सरकार ने थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाई होती और अपनी एग्रीमेंट्स को इतना कॉन्फिडेंशियल ना रखा होता तो शायद यह इंडिया आउट का सेंटीमेंट कभी इतना बड़ा बनता ही नहीं और शायद यहाँ पर सत्ता पलटती ही नहीं। लेकिन आप जब यह पीपीएम पार्टी पावर में आई तो यह इंडिया आउट की इस विचारधारा को पिछली बार के कंपैरिजन में और भी स्ट्रांग ले जाते हैं। इनके नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू इलेक्शन जीतने के सिर्फ 4 दिन बाद खुलेआम यह बयान देते हैं कि मालदीव्स में मौजूद इंडियन फोर्सेज को देश छोड़कर जाना पड़ेगा। 17 नवंबर 2023 यह ऑफिशियली प्रेसिडेंट बनते हैं और इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद 23 नवंबर को यह भारतीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मिलते हैं और मिलकर यह फिर से वही बात कहते हैं कि इंडिया अपने सारे मिलिट्री पर्सनल्स को मालदीव से वापस ले ले और इस बात से सिर्फ 1.5 महीने बाद की तो बात है कि मुइज़्ज़ू के मिनिस्टर्स ने खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी और इंडिया को गालियां देने लग गए। जब ऐसा हुआ तो मालदीव्स के जो पुराने प्रेसिडेंट रहे थे और उनकी जो एमडीपी पार्टी है उसके पॉलिटिशियंस ओब्वियसली इंडिया के फेवर में बात करते हैं। मोहम्मद नशीद और इब्राहिम मोहम्मद सोली दोनों ने इंडिया के खिलाफ हुई इस हेटफुल लैंग्वेज की घृणा की। यह सारी चीज जानकर आप यहाँ समझ सकते हैं दोस्तों की बात यहाँ लक्षद्वीप की तो कभी थी ही नहीं, बात हमेशा से यहाँ पर मालदीव्स की इंटरनल पॉलिटिक्स की थी। यह इंडिया आउट का सेंटीमेंट कुछ मालदीव्स पॉलिटिशियंस के लिए जरिया है अपने लोगों को भड़काने का और भड़काऊ भाषण देकर वोट इकट्ठे करने का। 2021 में जब एमडीपी की सरकार थी और इंडिया आउट के नारे लग रहे थे तब भी एमडीपी के एक मिनिस्टर अली आज़म ने कहा था कि यह एंटी इंडिया मूवमेंट इसलिए हो पा रही है क्योंकि कुछ लोगों को मजा आता है भड़काऊ भाषण देने में। आज के दिन यह बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से नफरत भरी पॉलिटिक्स एक देश के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसे पॉलिटिशियंस आपको सिर्फ मालदीव्स में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में मिलेंगे। वे या तो कभी एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाते हैं या दुनिया में किसी देश के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि बहुत से लोग ऐसी नफरत भरे भाषणों से और डर से बहक भी जाते हैं। मालदीव्स की नई सरकार की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो एक बार फिर से वह चीन की तरफ झुकती जा रही है। शायद यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस की बात है कि यह पूरी कंट्रोवर्सी मालदीव्स प्रेसिडेंट के चाइना विजिट से सिर्फ एक दिन पहले शुरू हुई थी। उनकी चीन विजिट 8 से 12 जनवरी के बीच थी। चीन राज्य प्रायोजित मीडिया ने इस कंडीशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि मुइज़्ज़ू भारत के साथ एक सामान्य मानसिकता के साथ व्यवहार कर रहा है और मालदीव और भारत के बीच रिलेशन को एक सामान्य राज्य-राज्य संबंध की ओर ले जा रहा है। यह भी एक हिस्टोरिकल चीज है कि मुइज़्ज़ू ने अपनी पहली फॉरेन ट्रिप के लिए चीन को चुना। इससे पहले मालदीव्स के जितने भी प्रेसिडेंट थे वे अपनी पहली फॉरेन ट्रिप पर इंडिया आते थे। 2 दिन पहले यानी 10 जनवरी को इनके प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू ने चीनी टूरिस्ट को मालदीव्स में आने का इनविटेशन दिया था। जब भारत ने मालदीव का बॉयकॉट शुरू किया तो वे तो चीनी टूरिस्ट को खुलेआम मालदीव्स में इनवाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पूरा मामला मालदीव्स की इंटरनल पॉलिटिक्स का है।
अगर आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं।